सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 23 अक्टूबर 2025 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इस्राएली पार्लियामेंट ने पास किया वेस्ट बैंक पर परमानेंट कब्जे का बिल। गजा के बाद भड़क सकती है एक और जंग। हमास ने कहा कब्जे का बिल नामंजूर, वेस्ट बैंक हमारी जमीन थी, है और हमारी ही रहेगी। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने इसराइल को फटकारा, कहा गजा में राहत पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी। UNRWA का खुलासा, 6000 राहत के ट्रक जॉर्डन और मिस्र में अटके। नेतन्याहू बिगाड़ रहा एर्दोगान का प्लान, कहा गजा में तुर्की की फोर्स नहीं आने देंगे। ईरान ने अमेरिका को लताड़ा, कहा पहले ज्यादती छोड़ो फिर बात होगी। और तुर्की कतर के बीच बड़ी डिफेंस डील, मिलकर हथियार बनाएंगे इसराइल के दोनों दुश्मन। लगता है गजा में सीजफायर होने के बाद इसराइल वेस्ट बैंक को जंग के मुंह में धकेलना चाहता है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि इसराइल की पार्लियामेंट, जिसे नेसेट कहते हैं, उसने एक खतरनाक फैसला करते हुए पूरे वेस्ट बैंक पर परमानेंट कब्जा करने वाला बिल पास कर दिया है। यह उस वक्त हुआ जब अमेरिका की सीनियर टीम इसराइल के दौरे पर गई थी, यानी वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, जैरेड कुशनर और मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ जिस दिन इसराइल में मौजूद थे, उसी तारीख में यह फैसला हुआ। हालांकि अभी इसे इसराइली पार्लियामेंट के एक और राउंड से गुजरना होगा, लेकिन ये शुरुआत हो चुकी है। खबर के मुताबिक वेस्ट बैंक को परमानेंटली कब्जा कर इसराइल में मिलाने वाले कानून का पहला पड़ाव पार हो गया है। नेसेट में वोटिंग के दौरान 25 वोट इस बिल के हक में पड़े और 24 इसके खिलाफ। बड़ा मार्जिनल मामला था। यह अभी आखिरी मोहर नहीं है, पर कब्जे का रास्ता आसान हुआ है। एक वोट से ही सही ये बिल आगे बढ़ गया है। ये बिल कहता है कि इसराइल अपने कानून की हुकूमत यहूदी बस्तियों जूडिया और समारिया पर लागू करेगा, यानी वेस्ट बैंक के ज़्यादातर हिस्सों को ऑफिशियली इसराइल का इलाका बना देना। इसराइल की फार राइट नोआम पार्टी के लोगों ने ये बिल पेश किया। कुछ और इंतहा पसंद मिनिस्टर जैसे बेजलेल स्मोट्रिच पहले से ही कब्जे के बड़े बड़े नक्शे सामने रख चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर ज़मीनों पर कब्जा और कम फ़लस्तीनी आबादी, यानी मैक्सिमम लैंड और मिनिमम पॉपुलेशन का मंसूबा है। नेतन्याहू की खुद की पार्टी, जिसका नाम लिकुड है, उसने इस वोटिंग को एक तरह के प्रोटोकॉल ट्रोलिंग बताया और कहा कि इसकी असली कब्जा ज़मीन पर काम करने से होता है, सिर्फ कानून नामे से नहीं। इसलिए ज़्यादातर लिकुड के जो मेंबर्स थे पार्लियामेंट के, उन्होंने इस वोटिंग का बायकॉट किया। फ़लस्तीनी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए ये बिल एक इंटरनेशनल कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। अब आगे क्या होगा ये आप जानना चाहेंगे। लिकुड पार्टी का अपना मौक़िफ़ है, उसने इसका बायकॉट किया, उसकी अपनी रीज़न है, लेकिन अब आगे क्या होगा वो समझिए। बिल के बाद भी 3 पार्लियामेंट वोट और एक मुकम्मल कानूनी प्रोसेस बाकी है, और ये बिल कानून बन गया अगर, तो ओस्लो अकॉर्ड इंटरनेशनल व्यवस्था के ढांचे पर बड़ा जोर पड़ेगा। इसके वजह से फ़लस्तीनी अथॉरिटी पर असर पड़ेगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ेगा और नया झगड़ा, नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। लड़ाई का नया दौर, जंग का नया दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि ज़मीन पर कब्ज़ा और इंसानी हुकूक से जुड़े सवाल सीधे ज़िंदगी और बसर से टकराते हैं। ये फैसला फ़िलहाल शुरुआती मोड़ पर है, पर इसके असर की राहें फ़लस्तीनियों से उनका सब कुछ छीन लेंगी। इसीलिए हमास ने इस बिल के पहले राउंड पर पास होने पर ही बड़ी वार्निंग दी है। जॉर्डन ने वेस्ट बैंक को हड़पने की साजिश को गैर कानूनी करार दिया है। जॉर्डन ने इसराइल के उस फैसले की सख्त मजम्मत की है जिसमें उसने वेस्ट बैंक को अपने में, यानी इसराइल में मिलाने के 2 ड्राफ्ट कानून को मंजूरी दी है। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्ट्री ने बयान जारी कर कहा कि यह कदम इंटरनेशनल कानून की खुली धज्जियां उड़ाता है और फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी के हक़ पर हमला है। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा, बल्कि उनके स्पोक्स पर्सन फुआद अल मजाली ने कहा कि जॉर्डन इसराइल की इस कोशिश को सख्ती से नामंजूर करता है, जो कब्ज़ाए हुए वेस्ट बैंक पर अपनी हुकूमत थोपने की साजिश है। उन्होंने वार्निंग दी कि इसराइल के इस एक तरफा और गैर कानूनी कदम से पूरे इलाके में एक ज़लज़ला सा आ जाएगा और जेरूसलम में मुसलमानों और ईसाइयों के मुक़द्दस मकामात पर लगातार हो रहे हमले
पूरी तरह नाकाबिले बर्दाश्त है। अल-मजाली ने इंटरनेशनल बरादरी से अपील की कि वो इसराइल को उसकी ख़तरनाक कदमों और गैर कानूनी हरकतों से रोके, वरना बड़ा बवाल मच सकता है। हमास ने भी इसराइल पर ज़ोरदार वार किया है। कहा है कि वेस्ट बैंक पर कब्ज़े का बिल गैर कानूनी, गैर शरई और नाकाबिले कबूल है। हमास ने बयान जारी कर कहा, कल रात ही बयान जारी हुआ 22 की रात को, कि इसराइल की ये दीवानगी और ज़मीन निगलने की कोशिशें बिल्कुल नामंजूर हैं। वेस्ट बैंक फ़लस्तीनी ज़मीन थी, है और रहेगी। टेलीग्राम पर जारी हमास के इस बयान में फ़लस्तीनी मूवमेंट हमास ने कहा कि इसराइल का ये नया कदम कॉलोनियल सोच का सबसे बदसूरत चेहरा है और ये अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल कानून की साफ साफ तौहीन है। याद रहे दोस्तों, कल रात ही इसराइली पार्लियामेंट ने 25-24 के बेहद नज़दीकी वोटिंग वाले मामले से वेस्ट बैंक को परमानेंटली कब्जाने का बिल पास किया था। 25 वोट कब्ज़े के हक़ में थे, 24 कब्ज़े के ख़िलाफ़। नेतन्याहू की पार्टी ने भले इसे सियासी नौटंकी कहा हो, इसका बायकॉट किया हो, मगर ज़मीन पर काम जारी है। बस्तियों का फैलाव, फ़ौजी चौकियां बनना और फ़लस्तीनी आबादी पर बढ़ता शिकंजा, ये सब कुछ इस बात के सबूत हैं कि वेस्ट बैंक पर पूरे कब्ज़े का प्लान शुरू हो चुका है। आईडीएफ पड़ी हुई है वेस्ट बैंक के अंदर। शहर के शहर, सड़कें, बिल्डिंग सब खोदी जा रही हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसराइल ने वेस्ट बैंक पर असल में पहले से ही डी फैक्टो कब्जा कर रखा है और अब यह कानूनी मोहर बस उस कब्जे को परमानेंट बनाने की कोशिश है। हमास ने साफ कहा है, यह कदम ना तो ज़मीन की हकीकत बदल सकता है, ना फ़लस्तीनी कौम की जड़ें हिला सकता है और हम इसराइल के तमाम गैर कानूनी फैसलों को मानने वाले नहीं हैं। दोस्तों, गज़ा में जारी तबाही और वेस्ट बैंक में सेटलर्स के बढ़ते जुल्म और हमलों के बीच ये बिल एक नया मोर्चा खोल रहा है। अब जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं रही, रॉकेटों की नहीं रही, ये नक्शों की भी जंग बन चुकी है और फिलहाल वेस्ट बैंक में हालात ख़राब हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कब्ज़ा हो गया है। मैंने आपको बताया अभी 2-3 राउंड की वोटिंग और होनी है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है और इसराइली फोर्सेस लगातार वेस्ट बैंक में घुस रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने इसराइल को फटकार लगाई है। कहा है कि इसराइल गज़ा में यूएन की मदद नहीं रोक सकता और तुम्हें रोकना नहीं चाहिए। हेग में इंटरनेशनल कोर्ट यानी आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बुध को राय दी कि इसराइल बतौर कब्जा करने वाली ताकत गज़ा में लोगों की ज़रूरतें पूरी करने का जिम्मेदार है। गज़ा में खाना, पानी, ईंधन, दवा और छत जैसी बुनियादी चीज़ें और ज़रूरतें पहुंचाना इसराइल की कानूनी जिम्मेदारी है, ये आईसीजे कह रहा है। अदालत ने कहा कि यूएन की एजेंसियों, खासकर यूएनआरडब्ल्यूए को राहत पहुंचाने में इसराइल को मदद करनी होगी, रुकावट नहीं डालनी होगी। हालांकि ये राय कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, यानी इस पर अमल करना, इसको मानना इसराइल के लिए मजबूरी नहीं है, वो माने ना माने, मगर इसका सियासी और समाजी वजन बहुत ज़्यादा है। ये एक साफ पैगाम है कि गज़ा में इंसानियत का गला घोटना अब दुनिया के लिए बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। इसराइल ने वर्ल्ड कोर्ट से आया फैसला ठुकरा दिया। कहा, हम किसी अदालत से हुक्म नहीं लेते और ना लेंगे। हेग से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आए ऐतिहासिक फैसले को इसराइल ने सिरे से नकार दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे ने कल हुक्म दिया था कि इसराइल गज़ा में इंसानी मदद की आवाजाही आसान करे और वहाँ के लोगों को बुनियादी ज़रूरतें वहाँ के लोगों की पूरी करे, गज़ा के लोगों की। लेकिन आज तेल अवीव ने साफ कह दिया, हम किसी अदालत के कहने पर अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बदलेंगे। और ये उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा। इसराइल के सरकारी बयान में कहा गया कि अदालत का फैसला सियासी है, कानूनी नहीं। अदालत का फैसला सियासी है, कानूनी नहीं। और गज़ा में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो सिक्योरिटी के लिहाज से ज़रूरी हैं। 58,000 लोगों का कत्ल, यानी साफ लफ्ज़ों में दुनिया की सबसे बड़ी अदालत का हुक्म इसराइल ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। पता है क्यों? क्योंकि वो हुक्म व्हाइट हाउस से नहीं आया था, वो ना मान लिया जाता। गज़ा में मदद, हेल्थ केयर, स्कूल, बाकी सारी चीज़ों का काम देखने वाले यूएनआरडब्ल्यूए का कहना है कि 6,000 ट्रक जॉर्डन और मिस्र में अटके पड़े हैं, मदद के ट्रक, और गज़ा में अंदर उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा। उधर यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि गज़ा में जो मदद पहुंच रही है वो ज़रूरत की समंदर में बस एक कतरे के बराबर है।
UNRWA ने इसराइल से मांग की है कि सारे बॉर्डर खोलो, रोक हटाओ, गजा को सांस लेने दो, वरना गजा का दम घुट जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू को गजा में तुर्की की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं। यरूशलेम में अमेरिका के नायब सदर यानी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस के साथ बातचीत में नेतन्याहू ने कल साफ इशारा दिया कि गजा में तुर्की की फोर्स की कोई जगह नहीं है, नहीं आने देंगे। उसने कहा, हम मिलकर तय करेंगे, यानी इसराइल और अमेरिका, हम मिलकर तय करेंगे कि कौन गजा की हिफाजत करेगा, लेकिन इस पर मेरे बहुत मजबूत ख्यालात हैं। अंदाज़ा लगाओ क्या है, ये खुद वह इंटरव्यू उसमें प्रेस में बोल रहा है। वो अंदाज़ा लगाओ क्या है मेरे ख्यालात, अंताक्षरी खेल रहा है नेतन्याहू। इस पर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने जवाब दिया, तुर्की का किरदार मुस्बत यानी रचनात्मक हो सकता है, खासकर जंग के बाद गजा की बहाली और सुलह की निगरानी में। उधर एर्दोगान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि तुर्की अमन निगरानी टास्क फोर्स में हिस्सा लेगा और जहां भी ज़रूरत पड़ेगी वो फौजी या सिविल शक्ल में मदद देगा। लेकिन नेतन्याहू तुर्की की फोर्स को गजा में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि हमास का दोस्त तुर्की गजा में आगे का उसका खेल बिगाड़ सकता है। हमास का दोस्त तुर्की, मैंने क्यों कहा? हमास को जिन कंट्रीज़ पर सबसे ज़्यादा एतबार है उनमें तुर्की और मिस्र टॉप पर आते हैं, और कतर तो है ही जहां हमास के तमाम लीडर्स रहते हैं, और यही वो कंट्रीज़ हैं जहां हमास के लीडर्स जाकर मीटिंग करते हैं। तुर्की में तो मीटिंग भी नहीं होती, लेकिन वो जाते हैं एर्दोगान से मिलने। आपने हमेशा तस्वीरें और न्यूज़ देखी होगी। इसीलिए नेतन्याहू नहीं चाहता कि तुर्की की फौज गजा में आए, हमास के करीब आए, हमास की मिलिट्री विंग के करीब आ जाए। पॉलिटिकल विंग के साथ तो रहती है। अब ईरान का दो टूक जवाब सुन लीजिए। कहा है कि अमेरिका अपनी ज्यादती छोड़े तभी बात होगी। मशहद, ईरान का शहर, बड़ा मुकद्दस शहर है। मशहद पहुंचते ही ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने साफ ऐलान करते हुए कहा कि जब तक अमेरिका अपनी हद से ज़्यादा बड़ी मांगों से बाज नहीं आता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पिछले दौर की गुफ्तगू इसीलिए रुक गई थी क्योंकि अमेरिका बार बार बेहिसाब गैर हकीकी शर्तें रख रहा था। अब्बास अरागची ने कहा कि हम ऐसी मेज़ पर नहीं बैठेंगे जहां दूसरी पार्टी पहले से ही नतीजे लिख चुकी हो। याद रहे दोस्तों, अब से कुछ रोज़ पहले रहबरे इनकलाब आयतुल्ला खामेनी ने भी कहा था कि अमेरिका पहले से तय नतीजे चाहता है, वो बातचीत नहीं सरेंडर चाहता है जो हम कभी नहीं कर सकते। कतर और तुर्की ने नई डिफेंस डील के लिए हाथ मिला लिया है। बड़ी डील है, हथियार बनेंगे साथ मिलकर। दोहा में बुध को तुर्की और कतर ने डिफेंस इंडस्ट्री के लिए नए समझौते किए। इस दौरान 2 MOU पर दस्तखत हुए जिनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जॉइंट प्रोडक्शन किस चीज़ का, हथियारों का, और सिस्टम इंटीग्रेशन में गहरी साझेदारी तय मानी जा रही है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की कतर विजिट के दौरान हुए इन समझौतों में कतर की डिप्टी PM और डिफेंस अफेयर्स मिनिस्टर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान और बर्जन होल्डिंग के ओहदेदार मौजूद थे। इस दौरान तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी हलूक गोरगुन ने कहा कि ये तालमेल तुर्की की हाईटेक डिफेंस सॉल्यूशंस को साझेदार मुल्कों के साथ और मजबूत करेगा। तुर्की की हाईटेक डिफेंस सॉल्यूशंस को, इस समझौते का मकसद है स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट बढ़ाना, यानी टेक्नोलॉजी से लेकर प्रोडक्शन तक। प्रोडक्शन किस चीज़ का? डिफेंस डील में प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी सबका अलाइनमेंट, स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट बढ़ाना। हर मोर्चे पर तुर्की और कतर की डिफेंस पार्टनरशिप की हिफाजत को अगले दर्जे तक ले जाना भी इसका एक टारगेट है इस डील का। यानी तुर्की और कतर दोनों मिलकर अब हथियार बनाएंगे। साफ है इसमें कतर का बेशुमार पैसा लगेगा और तुर्की की एडवांस टेक्नोलॉजी जो डिफेंस के मामले में है वो इस्तेमाल होगी। इससे दोनों ही मुस्लिम ममालिक का फ़ायदा होगा और ख़ास बात यह है कि ये दोनों ही मुल्क इसराइल की आंख का कांटा है। तुर्की और कतर जो कर रहे हैं वो एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा है। फ़िलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ख़बर मैंने कल रात आपको दिखाई थी कि सऊदी अरब में कफ़ाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। कसम खुदा कि मैंने कभी ऐसी खबर देखी नहीं कि जिसे दुनिया भर के मीडिया हाउसेस, ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान के मीडिया हाउसेस ने भी ऐसे उठा लिया। और मैं
उसे फिर मैं माजरत चाहूँगा कि मैंने पहली बार जहाँ की खबर थी वहाँ के सोर्स को नहीं तलाशा। मैंने कहा इतने इतने बड़े जिम्मेदार मीडिया हाउसेस हैं, और जल्दबाजी में था मैं। रात, चूँकि मेरा रात वाला वीडियो भी 3 घंटे अटक गया था, 2 घंटे सॉरी। तो मुझे लगता है कि अभी मुझे उस पर एक और एपिसोड बनाना पड़ेगा। वैसे ये खबर बड़ी थी, दुनिया भर की एजेंसीज ऐसे नहीं छाप सकती जो इंटरनेशनल उनके कोलैबोरेशन है, चाहे राइटर्स हो, चाहे एएनआई तो लोकल है, रॉयटर्स हो या बाकी और भी हों, वो सब फीड भेजते हैं, उनसे खबरें छपती हैं। लेकिन सऊदी अरब के अखबार में जैसी खबर मिलेगी मैं दोबारा दूंगा। कफाला सिस्टम को थोड़ा सा भी आप एंजॉय करना बंद कर दें। ये मेरे से गलती हो गई। हालांकि मेरी तरफ से खबर फेक नहीं है, मतलब आप सोचिए ना, आज तक दैनिक भास्कर, फाइनेंशियल टाइम्स और न जाने कौन कौन, न्यूज़ 24, हर तरफ का मीडिया, सब ने ये छापी थी, अंग्रेजी अखबारों ने, तो मैंने आपको दिखा दी। लेकिन कभी कभी घाघ लोगों से भी गलती हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।